तो अकाउंट टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत यदि हम देखें तो लेखांकन को चार भागों में डिवाइड किया। मूलतः यही होते हैं, जो न्यूज़ स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को समझ लें। ऐसे तो दो ही पक्ष होते हैं, एक तरफ हमारी देनदारियां होती है, दूसरी तरफ हमारी असेट्स होती है। देनदारियां जब व्यापार हम करते हैं, व्यापार चलाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की हमारी देनदारियां होती हैं। जैसे सबसे पहले यदि देनदारी की बात करें तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट को रखते हैं, क्योंकि कैपिटल यानी पूंजी, वह पूंजी या वह राशि या वह धरोहर जिसके माध्यम से हमने व्यापार को शुरू किया। अब वो कैपिटल या तो हमने अपने पिताजी से ले लिया, घर वालों से ले लिया, या खुद हमने कोई परिश्रम से कमाया, और अब हम चाहते हैं कि कोई मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, कोई जॉब नहीं करना चाहते हैं, अब हम अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो भी अंश पूंजी थी, उस पूंजी को हमने व्यापार को दे दिया। तो व्यापार एक समय के बाद उसको लौटाएगा। अब वो लौटाता नहीं, वस्तु स्थिति में वो बात अलग है, हमेशा पूंजी खड़ी रहती है। क्योंकि जो आय हुआ, हो सकता है जैसे इस वर्ष आपने 1 लाख रुपए कमाया व्यापार से, और आपने चाहा कि इस व्यापार का विस्तार करें, तो विस्तार करने के लिए क्या जरूरत है? पूंजी। तो जो आपका सकल लाभ हुआ, उसको आपने किस में लगा दिया? वापस व्यापार में लगा दिया। तो वह सकल लाभ किसका था? ऑनर का था, प्रोपराइटर का था। उस प्रोपराइटर ने उठा करके वापस कैपिटल को दे दिया, सॉरी व्यापार को दे दिया कि व्यापार आप वापस ये पैसा देना। तो पहले का माना कि 1 लाख था, 1 लाख अभी इस बार कमाया, वो भी उसमें लगा दिया, तो कैपिटल फिर कितना हो गया? 2 लाख। या हो सकता है कि 1 लाख हमने रफा दफा कर दिया, वो अलग रख दिया, और जो कमाया उसको हमने रख दिया, फिर 1 लाख खड़ा। मूलतः यदि हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी की तरफ खड़ी रहती है। कई मामले ऐसे भी होते हैं कि यदि उदाहरण के तौर पर दो पार्टनर, दो लोगों ने मिलकर के व्यापार शुरू किया, तो एक ने कहा कि मैं, मेरे पास 75,000 रुपए हैं, दूसरे ने कहा कि मैं मेहनत कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा कम है, बोले मेरे पास 25,000 रुपये। बोले ठीक है, हमारा दोनों का मिला करके 75 का और 25 का दोनों को मिला करके हमारा 1 लाख रुपए हो रहा है, अब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा और वर्ष के अंत में जो भी प्रॉफिट हुआ, माना कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो जिसने 75,000 लगाया था वो कह देगा कि भाई मुझे 75% मिलना चाहिए। 25 लगाया था वो कहेगा कि भैया नहीं यार, मेहनत तो मैंने तुमसे ज्यादा की या बराबर किया, तो प्रॉफिट भी बराबर होना चाहिए। तो बोले अब क्या करें? बोला आपने 75 लगाई था, तो एक काम करो, आप उस कैपिटल को वापस ले लो व्यापार से। यार 1 लाख का फायदा हुआ, माना कि अभी हमारे पास 10,000 का फायदा होना माना, लेकिन हम माने कि भैया आप आपका पैसा ले लो, मैं मेरा पैसा ले लेता हूँ। एक समय निश्चित पश्चात 1 लाख दोनों लगाए थे, 1 लाख का माना कि प्रॉफिट हुआ, तो अब क्या करें? जो प्रॉफिट हुआ अपनी जगह है, पर पहले क्या करें? बोले पहले इस जो पूंजी लगाई थी इसको निकाल लें। तो बोले कितनी? बोले 75% आपने लगाई थी, या 75,000 आपने लगाया था, तो 75,000 आप ले लीजिए, 25,000 मैं ले लेता हूँ। अब व्यापार से खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? कैपिटल। जो हमने लगाया था वो देनदारियां अब नहीं बची। लेकिन अक्सरता ऐसा होता नहीं है, क्योंकि व्यापार को बढ़ाना है, तो जो प्रॉफिट आपको हुआ वो वापस आपने उसी में लगा दिया, तो फिर कैपिटल आपका खड़ा है। इसलिए देनदारियों में सबसे पहली यदि कोई देनदारी हम मानते हैं व्यापार की, तो वह है पूंजी अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो देनदारी में सबसे पहले खड़ा होता है। तो एक तरफ तो देनदारियां हैं, दूसरी तरफ हमारी संपत्ति है, असेट्स है। असेट्स में हमने 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया था, उस 1 लाख रुपए में माना कि हमने 50,000 का माल खरीदा, 50,000 में से 25,000 का बिक गया, 25,000 तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और 25,000 का जो बिका है उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हुआ हो, या 25,000 हमें दिया कि नहीं दिया सामने वालों ने। तो जो लेनदारियां हैं वो हमारी असेट्स है। जो हमने स्थायी संपत्ति कुछ बनाई है, कुर्सी है, टेबल है, फर्नीचर जिसको हम कह दें, मकान है, भूमि है, भवन है, ये सब फिक्स है, जिसको हम बेचते नहीं हो, वो किस प्रकार के असेट्स हैं? फिक्स एसेट। एक असेट वो भी है जो हमारा स्टॉक है, वो भी हमारी क्या है? असेट तो है, हमारी संपत्ति तो कहीं ना कहीं है। जब बिकेगी तो उससे क्या रेवेन्यू खड़ा हो जाएगा, पैसा खड़ा हो जाएगा, जिसको हम अपना प्रॉफिट मान लें। प्रॉफिट पूरा तो नहीं होगा, 10,000 की कोई संपत्ति है आपकी जो करंट में है, चालू में है, 10,000 की को आपने 12,000 में बेच दिया, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 आपकी पहले से खड़ा था। तो कहीं ना कहीं यदि व्यापार में हम देखें अक्सरतः, तो दो पक्ष इसके होंगे, एक तरफ लाइबिलिटी और दूसरी तरफ असेट्स। उसके अंतर्गत क्या होगा? तो बोले उसके अंतर्गत इनकम होगी और एक्सपेंसेस होगा। व्यापार को चलाने में
व्यापार में क्या होगा, एक तो इनकम होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो हम मूलतः इसको चार भागों में वर्गीकृत करके लेकर के चलते हैं। क्या क्या हो गया एक व्यापार के अंतर्गत, लाइबिलिटीज, असेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज के अंतर्गत कौन कौन सी लाइबिलिटी, तो सबसे पहले जिसकी हमने बात की थी, कैपिटल अकाउंट, पूंजी। इसके बाद लोन लाइबिलिटी, यदि कोई लोन ले रखा है तो, लोन नहीं दे रखा है तो जीरो आएगा। जरूरी नहीं कि सारे व्यापार लोन से चलते हो, नहीं लेते, पर पॉइंट है यदि राशि है तो उसकी वैल्यू में आ जाएगी, नहीं है तो नहीं शो होगा। उसमें किस प्रकार का लोन आपने लिया, सिक्योर या अनसिक्योर। सिक्योर जब भी हम किसी भी लोन को लेते हैं और उसके अगेंस्ट में कोई धरोहर पूंजी डाल के रखते हैं तो वो सिक्योर लोन है। जैसे बैंक से जब लोन लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में हम चेक जमा करते हैं, या जैसे मकान लोन लिया हमने, होम लोन जिसे बोल, तो हमारी रजिस्ट्री होती मकान की या प्लॉट की, वो जमा हो जाती है, वो गिरवी रखा जाती है। यानी उस धरोहर के पीछे, उस अमाउंट के अगेंस्ट में कोई राशि खड़ी है, और जब कोई भी राशि कहीं पर खड़ी हो तो वो क्या कहलाएगा, सिक्योर। यानी सिक्योरिटी के पर्पज से बैंक कहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी क्या है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा सिक्योरिटी को लेकर के चलता है कि कल यदि बाय द बाय ये व्यक्ति, ये संस्था, ये विशेष नहीं रहा तो ये पैसा कहाँ से आएगा, इस बात को वो ध्यान में रख करके अपना काम करते हैं। तो वो तमाम, वो जरूरी नहीं है कि बैंक से, कई मामलों में कह दिया जाता है कि बैंक से लिया जाने वाला लोन सिक्योर लोन है और किसी व्यक्ति से मार्केट से पैसा लिया था वो अनसिक्योर है, लेकिन ऐसा सभी जगह सही नहीं है। यदि आपने मार्केट से भी पैसा लिया है और उसके अगेंस्ट में कोई धरोहर खड़ी की है तो वो फिर सिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। ऐसा भी डाउट हो सकता है टैली के अंतर्गत कि पता नहीं सिक्योर लोन है कि अनसिक्योर है, तो फिर आप सिक्योर अनसिक्योर ना सिलेक्ट करके लोन लाइबिलिटी सिलेक्ट कर ले, तो उसमें दिखा देगा वो, माना कि 1 लाख लोग का लोन लिया, क्योंकि आगे हम इसके एंट्री करने वाले हैं तो वहां पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये दोनों स्लैब मिलेंगे, लेजर से मिलेंगे। सिक्योर, जैसे लोन लिया हमने, जैसे उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपए का लोन लिया, ये बात की गई, तो बोले किस प्रकार का लोन है, सिक्योर लोन है कि अनसिक्योर है। अब यदि यही क्वेश्चन ये होता है कि 1 लाख रुपए का एसबीआई बैंक से लोन लिया, तो हमें सीधी सीधी बात है कि बैंक से लिया मतलब बैंक ने इसके अगेंस्ट में कोई चीज तो ली होगी, कोई प्रूफ लिया होगा, मतलब सिक्योर है। लेकिन 1 लाख रुपए का लोन लिया गया, मतलब ये क्लियर नहीं है कि कहाँ से लिया है, तो बोले किस में रखें, अनसिक्योर है सिक्योर है, बोले अभी पता नहीं है लोन बस, तो बोले लोन लाइबिलिटी में रख दो। बाकी सही तरीका क्या है, सिक्योर में है अनसिक्योर में, ये कह करके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा है करंट लाइबिलिटी। करंट में, चालू में क्या क्या है, बोले जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने माल खरीदा था तो उनकी देनदारियां हैं। माल कैसा, यदि केस खरीदा तो बात खत्म हो गई, वो तो केस में चला गया। लेकिन अधिकतर व्यापार में ऐसा तो होता कम है कि केस खरीदा था, अधिकतर तो उधारी। जैसे आज हमने ऑर्डर दिया सामने वाले ने, क्योंकि व्यापार में ऐसा होता है कि ट्रस्ट किया जाता है, सामने वाला भी आपसे के ऊपर ट्रस्ट करता है और व्यापार में ऐसा चलता ही है। तो उसने, उसका आप क्या है, सन्डी डेटर्स हैं, तो वो सामने वाला आपको सन्डी डेटर समझ करके आपको माल पहुंचा दिया, माना कि 10 लाख का माल उसने पहुंचा दिया। जैसे आपके पास माल आया, आपने बिल्टी देखी, बिल देखा और कहा कि हाँ ये सारे सारे माल हमें मिल गए, आपने अपने परचेस में एंट्री कर दी। आज जो परचेस आपने किया है उसको पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट आप कल या परसों का जो भी पेमेंट आएगा उस दिन का आप चेक देंगे, आज से 10 दिन बाद का चेक आपने बना के दिया, तो अभी हमारे अकाउंट से पैसा अभी गया नहीं, अब देने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट स्टॉप तो हम उसको परचेस में लेंगे, तो वो एंट्री मूलतः मानी जाती है उधार की, और ऐसा व्यापार में होता ही है। तो जो भी हमारी देनदारियां हैं वो करंट देनदारियां, जिससे हमने माल खरीदा उसको हम कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। दूसरा है एक्सपेंसेस पेएबल। कई प्रकार के व्यापार के अंतर्गत एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे जिस दुकान या जिस मकान को ले रखा है जिसमें आप व्यवसाय करते हैं, यदि वो खुद का है तब भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो जनरेट होता है, यानी हम अपने स्वामित्व को देंगे वो पैसा, या फिर यदि नहीं देना है कहीं से कहीं तक तो उसको छोड़ दें। पर मूलतः ऐसा ऐसा होता ही है कि आप जब भी तो कोई बिजनेस चलाते हैं तो कहीं ना कहीं किराए पे जगह लेते हैं, तो मकान का किराया खर्चा है। चलिए ठीक है कि मकान किराया आप नहीं देते, खुद का है, तो आप अपने व्यापार में कुछ कर्मचारी तो लगाएंगे, लगना ही है। बोले हम कुछ भी नहीं लगाते, खुद का करते, तो बहुत छोटी सी दुकान चलाते हैं आप, गुमटी चलाते हैं, लेकिन वहां पर भी तो एक्सपेंसेस होंगे। यदि मजदूर है, एम्प्लॉयज हैं, तो उनको सैलरी, वो हमारा एक्सपेंसेस पेबल है। वो नहीं देते हैं तो बोले कि फिर
मतलब बिजली बिल देते हैं वो तो देना ही पड़ेगा, तो वो हमारा एक्सपेंसेस है। इसके अलावा अ, इसका BSNL वगैरह का बिल देते हैं, टेलीफोन बिल जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई सर्विस लेते हैं किसी से, तो वो क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है। रंगाई पुताई आप करते हैं, वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। हाँ, अब इसमें एक जो है कि हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा टैली के अंतर्गत, वो आगे की बात है। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके भी इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, वो भी हम सब आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज एंड टैक्स। जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में, और व्यापार भी यदि देखा जाए तो दो प्रकार का, दो ही चीज हम व्यापार में चलाते हैं। एक तो गुड्स यानी माल की सप्लाई करेंगे, या फिर सर्विस की। और इसीलिए वर्तमान समय में जो टैक्स चलता है उस टैक्स का नाम क्या है, GST। सभी को मालूम होगा, सभी ने सुना होगा, क्या कहते हैं, GST, है ना, गुड्स सर्विस टैक्स। यानी आप या तो माल का आदान प्रदान करेंगे या सर्विस का, ठीक है। जैसे हमने एक मार्कर लिया, माना कि मार्कर हमारा 30 रुपए का है, तो हमने 30 रुपए में माना कि बेचा, इस मार्कर को हमने 25 रुपए में लिया, 5 रुपए का प्रॉफिट लेकर के इसको 30 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या है, माल है। इसको हमने बेचा सामने वाले को, उसके अगेंस्ट में उसने पैसा दिया, क्या है, गुड्स है। लेकिन हम आपको क्लासेस देते हैं, सामान देते हैं क्या कुछ, फिर भी आप पैसा देते हैं। जबकि जो व्यापार है उसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट। यानी माल के अगेंस्ट में पैसा, पैसे के अगेंस्ट में माल। हमने किसी को 30 रुपए दिया तो हमने क्या, माल लिया, या हमने माल दिया है तो किसी से 30 रुपए लिए, यानी उस माल के अगेंस्ट में पैसा, पैसे के अगेंस्ट में माल। तो एक पक्ष डेबिट, दूसरा पक्ष क्रेडिट। लेकिन हमने आपसे पैसा लिया, आपको क्या दिया, हमने तो कोई फिजिकल वस्तु नहीं दी, लेकिन हमने क्या दी, एक सर्विस दी, एक सेवा दी। तो या तो हम सर्विस देंगे उसके अगेंस्ट में पैसा लेंगे, या माल देंगे उसके अगेंस्ट में पैसा लेंगे। तो यदि हम मूलतः देखें तो इन दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज होती ही नहीं है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि गुड्स के ऊपर और सर्विस के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। आपने पैसा सर्विस के अगेंस्ट कमाया या गुड्स के अगेंस्ट कमाया, ठीक है, तो उसको हम यानी व्यापार में यदि देखा जाए दो ही चीज को आदान प्रदान हम करते हैं। तो जो भी हमारा बिजनेस है, सर्विस का है तो सर्विस का, और गुड्स का है तो गुड्स का, उनके बीच में जो भी हमारा लाभ हुआ उसके ऊपर हमें क्या देना है, गवर्नमेंट को टैक्स। और टैक्स की अलग अलग दरें हैं। जैसे हम GST पे करते हैं तो GST में भी अलग अलग दरें हैं। कुछ मामले हमारे 5% के आते हैं, कुछ परसेंट 6% के आते हैं, कुछ 9% के आते हैं, कुछ 12% के आते हैं, कुछ 18% के आते हैं, कुछ 28% के आते हैं। तो वो सारा GST की पोर्टल पे सारी गुड्स और सर्विस के ऊपर लिस्ट बनी है, उसके आधार पर हम उसको समझेंगे। लेकिन व्यापार में हमें क्या देना होता है, टैक्स। हालांकि ये सभी को देना होता है ऐसा जरूर नहीं है, जैसे सारे व्यापार लोन से ही चलते हैं ऐसा जरूर नहीं है, इसी प्रकार सभी ड्यूटीज एंड टैक्स देते हैं। ये डिपेंड करता है व्यापार के आय व्यय के ऊपर। यदि व्यापार का करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर है, तो उसको देना है। व्यापार का यदि कम है, या कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्पशन के अंतर्गत आती है, छूट के अंतर्गत आती है, जिनका टर्नओवर कम है, तो GST पे नहीं करते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ तो टैक्स पे करेंगे ही करेंगे, हर व्यक्ति विशेष एक ना कहीं ना कहीं टैक्स करता ही है। तो एक छोटा कारोबारी भी कहीं ना कहीं कुछ टैक्स तो पे करता ही है। जैसे कह दे कि हम GST पे नहीं करते, GST पे नहीं करते, लेकिन नगर पालिका को मकान का किराया तो देते हो, टैक्स देते हो, प्रतिवर्ष हम देते हैं, तो वो क्या है, हमारा टैक्स। तो टैक्स के तरीके अलग हो सकते हैं, दर अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पे करना है। तो हमारी लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल, लोन लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। लोन के अंदर अनसिक्योर, सिक्योर, करंट के अंतर्गत सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्स। और एक और चीज इसमें मिलेगी, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये थोड़ा सा इसमें नहीं जोड़ पाए किसी कारणवश, बाकी एक चीज और है जो आगे कहीं ना कहीं हमने डाल दिया है इसमें। तो ये बड़ा मामला अटपटा सा लगता है स्टूडेंट को, ये मामला भी ये इसमें है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यहाँ पर डाल दिया। तो जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पर समझ, ये हमारी देनदारी क्यों, इस बात को समझना हो कि प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज में क्यों, देनदारी में क्यों। जैसे 1,000 रुपए का आपने कोई माल खरीदा, इस 1,000 की राशि को आपने सॉरी माल को आपने 1,200 रुपए में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 200 रुपए का। तो ये 200 रुपए लाइबिलिटी की तरफ क्यों, तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना, ये तो पैसा हमारा है, हमारी क्या होना चाहिए, असेट से होना चाहिए। तो असेट की तरफ 200 रुपए जुड़ना चाहिए, लेकिन इसको यदि ये प्रॉफिट हुआ है तो इसको देनदारी की तरफ क्यों, लाइबिलिटी की तरफ क्यों, बता सकते हैं। टैली बहुत लॉजिकल ही है, मतलब समझने के, यदि लॉजिक पॉइंट को आपने समझ लिया तो आप किसी भी ऑल्टरनेटिव कर जाएंगे, कोई भी लॉजिकली कोई कंसेप्ट आएगा तो उसको कर जाएंगे, हाँ इसका कारण क्या होगा। जब तक लॉजिकली नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा उलझने हैं, आसान नहीं है, कठिन तो है ही नहीं, पर सिर्फ समझने का जो है अंतर वो कहीं ना कहीं दुखदायी होगा, वो थोड़ा सा पेचीदा होगा। अब देखो सीधा सीधा कंसेप्ट है, 1,000 रुपए की कोई वस्तु आपके व्यापार ने खरीदी और आपके व्यापार ने 1,200 में बेच दिया, तो जो प्रॉफिट होगा ये 200 रुपए व्यापार किसको देगा, यानी व्यापार किसी को देगा। ये कहा ना, हमने अपना मान लिया, लेकिन हम तो व्यापार को चला रहे हैं, ये हमने अपनी जो पूंजी है वो व्यापार को दी है हमारा ही। जैसे हमारी ये दुकान है तो हम कहते हैं कि हमारी दुकान है, हमारी दुकान किस नाते से, बोले हम इसके ऑनर हैं, इसके प्रोप्राइटर हैं, इस नाते से इसका, ये हमारी दुकान है, इस पर हमारा आधिपत्य है। लेकिन वह दुकान, वह व्यापार जो भी लाभ कमाएगा वो किसको देगा, हमें देगा, ऑनरशिप को देगा। तो व्यापार के नाते से देखा जाए तो जो भी प्रॉफिट कमाया वो किसको दे रहा है, ऑनर को। तो क्या हुई ये एक देनदारी। व्यापार अपने पास रखेगा, व्यापार फिजिकल मतलब ऐसे जीवित व्यक्ति तो है नहीं कोई व्यापार, व्यापार तो क्या है, एक बेस है, एक कंसेप्ट है। तो वो जब भी यदि लॉस होगा तो भरेगा, व्यापार भरेगा, व्यापार भरेगा मतलब खुद व्यापार कुर्सी टेबल तो नहीं भरेंगे, उसका ऑनर भरेगा। तो यदि लॉस हुआ तब भी देनदारी है और प्रॉफिट हुआ तब भी देनदारी है। किसकी देनदारी है, व्यापार किसको देगा, प्रोपराइटर को। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस भी किधर खड़ा मिलेगा आपको, लायबिलिटी की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉजिकली क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं उलझा सकता है थोड़ा सा, है ना। वैसे आसान है पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उलझनपूर्ण उसको कह सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा लायबिलिटी। इसके पहले हम इसके आगे की बात करें, पहले थोड़ा सा टैली ओपन करके भी मैं आपको बता देता हूं। यदि टैली में हम देखें तो जो हम जिसका अभी हम तक पढ़ रहे हैं, ये लायबिलिटी और ये असेट्स, जो अकाउंटेड होते हैं वो अकाउंटेड ये सब बनाते हैं। टैली में हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, टैली सब कुछ रेडीमेड देगा आपको, बस आपको एंट्रियां सही करनी है। तो इसमें कैपिटल खड़ा है, 50,000 की पूंजी इसमें लगाई थी। लोन लायबिलिटीज में Alt+F1 कर देता हूँ थोड़ा सा, ये सब समझेंगे आगे। हाँ, लोन लायबिलिटी कोई लोन नहीं लिया गया। करंट लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्स है, इतने का टैक्स देना, सन्ड्री क्रेडिटर्स को ना देना, ये प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो भी लो, ओपनिंग बैलेंस इसका प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो खड़ा है वो किधर खड़ा है, लायबिलिटी। प्रॉफिट हुआ तब भी देना, लॉस हुआ तब भी देना, इसलिए किधर खड़ा, लायबिलिटी, देनदारी की तरफ खड़ा है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये, है ना। फिर से हमने उसको रिवाइज किया था चारों चीज को। संपत्ति जिसे हम असेट्स बोलते हैं, असेट्स के अंतर्गत फिक्स असेट। फिक्स असेट में ज़्यादा उलझन वाली स्थिति मत करना। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो बोले जिसको हिलाया ना जा सकते वो फिक्स है ना, यहाँ पर वो मतलब नहीं है।
यानी वह संपत्ति जिसको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा गया हो, व्यापार संचालन के लिए खरीदा गया हो, सब क्या कहलाएंगे हमारे फिक्स एसेट्स। जैसे ये हमारा पैनल है, तो ये क्या हमारी संपत्ति है। किस प्रकार की संपत्ति? फिक्स है। करंट में क्या कहेंगे? जैसे हमारे पास माल है, 10,000 का कोई हमने मोबाइल खरीदा, माना कि मोबाइल की दुकान है हमारी, तो 10,000 रुपए का मोबाइल है, अभी बिका नहीं है, नहीं है तब तक हम इसको क्या मान के चल रहे कि 10,000 जब भी बिकेगा आएगा, है ना। बोले कि 100 कट्टी प्याज भरा पड़ा, जब भी बिकेगा तो पैसा आएगा। तो प्याज जो है वो क्या है? वो फिक्स नहीं, वो क्या है हमारा करंट है, बेचना है। बोले खेत जब भी बिकेगा पैसा आएगा, तो खेत हमारा फिक्स है, उससे हम पैदा करते हैं। हालांकि यदि हम उसको बेचना है तो वो फिक्स एसेट बिक जाएगा, फिक्स एसेट बिकता है, ऐसा नहीं है। आपने व्यापार बंद किया, बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, तो फिक्स एसेट को भी बेच जाए। लेकिन हाल ही में हम नहीं बेच रहे हैं, हाल ही में काय के लिए लगाया हमने? व्यापार के संचालन के लिए। कंप्यूटर दुकान है, लैपटॉप हमने अपने ऑफिस में लगा लिया, तो ये फिक्स है। लेकिन 10 लैपटॉप और है तो फिक्स एसेट नहीं है, वो हमारा गुड्स है। ठीक है, तो फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट के अंतर्गत हम कहें तो करंट एसेट में एक तो स्टॉक इन हैंड, हमारे स्टॉक में कितना है। लोन एंड एडवांस, यदि हम लोन किसी को दे रखा है, कई मामले में अपने एम्प्लॉय को ही दे रखा है, तो एम्प्लॉय आएंगे तो कल देगा पैसा, या नहीं देगा तो उसकी सैलरी में एडजस्ट करवाएगा, पर वो राशि तो हमारी कहीं ना कहीं हमारे पास खड़ी हुई है। डिपॉजिट, जो भी हमने डिपॉजिट किया है उसमें बैंक भी हो सकता है या अन्य भी कहीं हो सकता है, हमारा खुद का लॉकर वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, इसमें शायद कुछ छूटा था उस वाली स्लाइड में। तो करंट के अंतर्गत स्टॉक इन हैंड, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट असेट्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट और सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे क्या है? असेट्स हैं, करंट असेट्स। ठीक है, पिक ले लिए थे ना इनके? चलिए बढ़े आगे। ये हमने याद कर लिया अभी तक प्रॉपर, है ना। इसको हम बोलेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जब भी पाएंगे, इसको बोलते ही बैलेंस शीट इसलिए है क्योंकि जिसके पक्ष दोनों बराबर हो, जब भी आप पाएंगे बैलेंस शीट को, दोनों पक्ष इसके बराबर होंगे, और इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। कैसे बराबर होंगे वो हम अब इसमें देखने वाले हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है। बैलेंस शीट जब भी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट जो है बना रखा है, यानी यहाँ पर जैसे कैपिटल, बोले कितने की कैपिटल लगाई, चलो अगले उसमें आ ही गया, कितने की कैपिटल लगाई, तो यहाँ पर जैसे हमने 100 रुपये कैपिटल लगाई, ठीक है, जिससे हमने 100 रुपये से माना कि व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद हमने क्या किया? एक लोन ले लिया। बोले कितने का लोन लिया? बोले 40 रुपये का सिक्योर है और 60 रुपये का अनसिक्योर है, यानी टोटल हमारे पास कितना हो गया अमाउंट? 200 रुपये। ये 200 रुपये क्या हो गए हमारी? अभी तो हालांकि इसमें फिक्स असेट पर डाल दिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम असेट्स कह सकते हैं इसको। यानी ये जो पैसा लगाया है ये हमारे पास आया, कहाँ से आया? 100 रुपये कैपिटल ने हमें दिया है, मतलब हमारे पास आया है, तो हमारी क्या हो गई? असेट, संपत्ति। यदि हमने कोई माल नहीं खरीदा है तो खरीदने के बाद वो माल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बात की प्रोसेस। लेकिन टोटल अभी हमारे पास कितना है? 200 रुपये। अब 200 रुपये में हमने 10 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए कहीं पर भी। इसके अलावा करंट में क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 10 रुपये का माल पड़ा हुआ है, कहीं पे डिपॉजिट असेट में 10 रुपये का है, लोन एंड एडवांस किसी को दे रखा है 10 रुपये, तो ये कितने हो गए? 40 रुपये। केस इन हैंड में है 20 रुपये, कितने हो गए? 60 रुपये। बैंक अकाउंट में डाल दिए हमने 20 रुपये, कितने हो गए? 20 रुपये। सन्ड्री डेटर से लेने माल बेचा होगा उनको 100 रुपये। तो इस पक्ष को देखें तो टोटल हमारा कितना हो गया? 200। तो ये ओरिजिनल हमने ट्रांजेक्शन किया वो, यानी टोटल हो गया हमारा 300। इधर यदि हम आकर के देखें तो हमने 200 का देनदारी थी हमारी, 100 की कैपिटल अकाउंट की, 100 की लोन की, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स माल खरीदा जो उनको, तो उसके 50 रुपये देने हैं। पेबल एक्सपेंसेस पेबल है 20 रुपये का, ड्यूटीज एंड टैक्स है 30 रुपये की, टोटल कितना हो गया? 300। और एक अच्छे अकाउंटेंट को ये जो बैलेंस शीट है इसके सारी मदे उंगलियों पे याद होना चाहिए। किस पर? औरल, कि हाँ कौन सी कहाँ। यदि कहीं इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो आप तुरंत पकड़ेंगे कहाँ गलती होगी।
इसलिए सारी मदें आपको, सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए, कौन कौन सी हमारी लाइबिलिटीज है और कौन कौन सी हमारी असेट्स है। ठीक है। चलिए अगला हम इस बैलेंस शीट में वैल्यू को जमाना देखते हैं, किस प्रकार से डालें। तो ये स्ट्रक्चर हमारा दे रखा है कि आपके पास बैंक में 2000 रुपये है, ठीक है। तो हम यहाँ बैंक अकाउंट में लिख देंगे 2000 रुपये, ठीक है। फिर क्या है, बोले कैपिटल हमने लगाई है 20,000 रुपये की, तो हम कैपिटल अकाउंट में कितने लिख देंगे 20,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद केस इन हैंड में है 1800 रुपये, तो हम केस इन हैंड में लिख डाल देंगे 1800 रुपये, ये डाल दिया हम। इसके बाद क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डिपॉजिट असेट्स 5000, तो डिपॉजिट असेट्स 5000 हमारे पास कहीं डिपॉजिट हमने कर रखे हैं, ये हमने डाल दिए। ड्यूटीज एंड टैक्स के कितने देने हैं, बोले 1500 रुपये, तो ड्यूटीज एंड टैक्स क्या है हमारी लाइबिलिटी, ये 1500 रुपये डाल दी। फिर एक्सपेंसेस पेबल कितना है 500 रुपये, तो ये 500 रुपये डाल दिए, ठीक है। फिर क्या है फिक्स असेट, कितने की है फिक्स असेट 12,500, उसमें डाल दिया हम। कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है कितने का 1000 रुपये का। लोन एंड एडवांस, किसी को लोन दे रखा है कितने का 1000 रुपये का, ये डाल दिया। सिक्योर लोन ले रखा हमने 5000 रुपये का, ये 5000 डाल दिया, ठीक है। फिर स्टॉक इन हैंड में है हमारे पास 1200 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक हमने स्टॉक इन हैंड और ये केस इन हैंड था ना, स्टॉक इन हैंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 1200 रुपये, ये हमने डाल दिया। इसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स को देना है कितने, क्रेडिटर्स 2500 रुपये, ठीक है। सन्डी डेटर्स कितना लेना है 8000, ये 8000। फिर अनसिक्योर लोन है हमारा 3000 रुपये का, टोटल करें इनका, इसका भी और इसका भी, कितना हो रहा है 13, 14, 5, 19, 20, 21, 22, 23 और 8, 31, 500, 32 और 3, 2, 5, 32,500 आ गया। कैलकुलेशन किया सबने, किया यही आया, करो ना, मुझे थोड़ी ना करना है, आपको सीखना है। कहीं गलती हो सकती है इसमें, क्यों नहीं हो सकती गलती। सही है, यानी दोनों पक्ष क्या आएंगे बराबर, इसको ही क्या बोलते हैं बैलेंस शीट। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि यहां पर कोई भी वैल्यू लेना है, माना कि आपने, ये आपका होमवर्क कर सकते हैं, माना कि आपने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, ठीक है। तो ये क्या है आपकी कैपिटल, तो 5 लाख रुपए आपको कहाँ डालना है कैपिटल में। उस 5 लाख रुपए में से आपने माना कि 1 लाख बैंक में डाल दिए, तो आपको कहाँ, ये तो हो गया ना, हटा देते हैं इसको, फिर से नया ले। कितनी पूंजी लगाई आपने 5 लाख रुपए, ठीक है। इस 5 लाख रुपए में से आपने 1 लाख बैंक में डाल दिए, ऐसा आपको घर से करना है। कितनी सीट बनानी है, तकरीबन 5 सीट बनानी है अलग अलग अमाउंट की।
एक 2 लाख की बनाना, एक 5 की, एक 8 की, एक 10 की, इस प्रकार से। ठीक है, और सारे पक्ष में डाल करके क्लोजिंग आपका दोनों पक्ष का बराबर आना चाहिए। इस प्रकार का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, कितना भी अमाउंट किधर भी डाल सकते हैं, पर इस प्रकार से डालना है कि दोनों पक्ष आपके बराबर आए। जैसे 5 लाख रुपए आपने लगाया, 5 लाख लगाने के बाद 1 लाख आपने बैंक में डाल दिए, बाकी के 4 लाख कहाँ गए? तो बोले 4 लाख में हमने कोई फिक्स एसेट खरीद लिया 50,000 का। अब कितने बचे आपके पास? 350। उसमें 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, कितने बचे आपके पास? 3 लाख रुपए। 3 लाख आपने डाल दिया, तो 3 लाख में क्या है आपके पास? माना कि आपने माल खरीद लिया 1 लाख रुपए का, अब कितने बचे? 2 लाख रुपए। 2 लाख में क्या है? आपके सन्ड्री डेटर्स को आपने कोई माल बेच दिया, तो 2 लाख का माल आपने बेचा। जब 2 लाख का माल बेचा है तो कहीं ना कहीं सन्ड्री क्रेडिटर से माल लिया होगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष को आपको बराबर लेना है, फिर दोनों का टोटल करना है, तो दोनों पक्ष आपके बराबर आना चाहिए। इस प्रकार की 5 बैलेंस शीट कल हम देखेंगे, आपको चेक करेंगे। क्लियर है? इसके पहले एक बैलेंस शीट का हम आपको प्रैक्टिकल यहीं पर देते हैं, जिसका आपको वर्क करना है। ये तो हमारा हो गया 32 पॉइंट्स वाला जो भी हमने किया था। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी और इसको हमने इसमें फीड किया, फिर हमने उसमें टोटल किया। ये प्रैक्टिकल हो चुका है, ये आपको करना है। तो इसका अभी आप पिक लें और अभी इसको यहीं पे करें, इसके बाद 5 सेट को आपको बना करके लेके आना है। ठीक है।